गुप्ता जी थे, के गुप्ता जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने नंबर दिया आपका। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदी खबर ग्रुप से साहब को जोड़ लिया जाए, हमको बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा नंबर आपका सेव कर रहा था, तभी आपकी उसमें चली गई। सामने बैठे हैं, बात कर लीजिए। अच्छा, बात कराइए। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सब आपका आशीर्वाद है। क्या हम सब लोग मिलके एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं? आप कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए तो हम हिंदी खबर के छोटे भाई हमारे हिमांशु शुक्ला जी से हमने कहा हम्म। कि सर को जरा ग्रुप में ऐड करिए, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा आप उनके विचारों को सुनिए। जी जी। मैं चाहूंगा आप हिमांशु शुक्ला जी से थोड़ी सी वार्ता करिए। जी जी। अगली आवाज हिमांशु शुक्ला जी की। जी। सर तो हिमांशु जी, सर 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 एक प्रश्न मैं हर किसी से पूछता हूँ, बिल्कुल क्या हमें अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल। और जब हम अच्छा भारत की बात करते हैं जी तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जी अभी हम जिस भारत में रह रहे हैं वहाँ की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए उसे बिल्कुल वो दोबारा ना उठे, ऐसे हालातों को कंट्रोल करने के लिए और भारतीयों का शोषण करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसाकर उन्हें न्याय से वंचित रखते हुए बर्बाद कर देंगे। तो अभी जो 3 नए कानून आए हैं शुक्ला जी जी, जी। आपको नहीं लगता है कि उन्होंने आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है? उन्होंने और ज्यादा डिस्क्रिशन मैं उन लोगों को दे दिया है, पुलिस को दे दिया है, और भारतीय जनता और बड़ी गुलाम हो गई है, जबकि इस नियम कानून की आत्मा को बदलना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपसे फिर पुनः नमस्कार करने के साथ अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। जी। और मैं कहूंगा एक बार हम्म। कि आदमी को कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ गई है। ठीक कहा आप। बात सुन लीजिएगा, मैं बहुत खरा खरा और साफ बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग ले रहा हूँ। लेकिन जी मैं फिर पुनः बोलूंगा कि आदमी को कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ गई है। और जब तक वो अपने स्व के अधिकारों को नहीं जानेगा तो वो इसी तरह जिंदा रहेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि जो कानून लागू किए गए हैं, जी देखिए अपराध अपराध करने के लिए वो बाध्य है, वो जी। करेगा ही अपराध। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, सरकार ने ये नहीं सोचा कि अपराध क्यों कर रहा है, जी उस पर काम होना चाहिए। ना कि आप उन पर हनन कर रहे हो जिन पर आप बात करते हो। हम जी अगर बात कर रहे हैं तो आपने हमारे नकेल कस दिया, जी। आपने हमारी नकल, क्योंकि मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। तो आपने मेरी आवाज को दबाने के लिए कानून बना दिए। आपने आम जनता को कचहरी तक ना पहुंच पाए उसके लिए आपने लगाम लगा दिया, पुलिस को नए रूल दे दिए। आपने ये नहीं पता कि 353 धारा, जो 307 धारा थी, उसको 353 धारा में कन्वर्ट करके उसको 6 महीने जेल को व्यवस्था कर दी। लेकिन वो 6 महीने की जेल नहीं होगी, उसे 1 साल कर दिया। तीसरा पावर, सबसे बड़ी बात ये कर दी कि पुलिस को वो व्यवस्था दे दी गई जो सिर्फ वो उन लोगों की बात सुनोगी जिनके पास धन है। बहुत सही तो बात है। मैं ये चीज सारी चीजों से बहुत निष्पक्ष तरीके से बात करता हूँ कि मुझे तो अगर बैठा दिया जाए अच्छी जगह पे। हम्म। देखिए कई मूवियों में ऐसी चीज दी गई कि मुख्यमंत्री बनता है तो वो जनता के खाते पर, वहाँ के सदस्य पर वो पूरे पेमेंट डालता है ताकि आप अपने क्षेत्र का विकास करिए। हम कहते हैं जब आप 4 लोगों को रोजगार देंगे तो उससे 40 लोगों का पेट भरेगा। लेकिन अगर आप 4 लोगों को बंधक बना के जेल में डाल देंगे तो 40 लोग भूखन मरेंगे। और बिल्कुल। उसके लिए आप जैसे आदमियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों सीनियर हैं, हम आपके बच्चे की तरह हैं। भले ही मैं अच्छी पोस्ट में हूँ या आप अच्छी पोस्ट में थे, लेकिन मैं आज भी छोटा हूँ, कल भी छोटा रहूंगा आपसे। हिमांशु शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे ये कहना चाहूंगा कि जनरली मेरी सभी वार्तालाप रिकॉर्ड होती हैं, जी सर। क्योंकि मैं उसे एक ऊर्जा मानता हूँ। बिल्कुल और मेरा ये मानना है कि ये ऊर्जा हो सकता है कि हमारे जीते जी वो जी असर ना दिखा पाए जो उसे दिखाना चाहिए, जी लेकिन ये ऊर्जा मरेगी नहीं।
ये बाद में अपना रंग जरूर दिखाएगी बिल्कुल और एक बिल्कुल सर। महापरिवर्तित भारत जरूर अवतरित। सर हम तो चाहेंगे कि गुप्ता जी ने आपके बारे में बताया, मैं तो चाहता हूँ कि सर आप कभी आके यूपी में आ जाइए और यूपी में किसी एक गांव को गोद लेके कर दीजिए। अगर एक गांव में भी अगर वो खेती किसान करने लगा तो बहुत परिवार बर्बाद है। पत्रकार यहाँ इतना ज्यादा पीड़ित है कि वो खुद मुकदमा से त्रस्त है। यहाँ ऐसा कोई पत्रकार नहीं बचा जिसके मुकदमा ना लिख गया हो, क्योंकि अगर वो सच्चाई की आवाज उठाता है तो वो बेचारा मुकदमे का भागीदार बनता है, और ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो फिर ये प्रश्न पूछना होगा कि क्या ये हमारा ही देश है या ये हाकिमों का देश है, और ये सभी हाकिम जो है राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, और ये उन सभी लोगों को जो है अपने रास्ते से दबा के रखते हैं जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, महात्मा गांधी ने एक जमाने में, हमारे तो नहीं थे तब उस जमाने में, लेकिन हमने उनकी किताबें पढ़ा है कि जब आदमी दबा 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 जब थक जाता है तो एक दिन जरूर वो खड़ा होता है। आज नहीं, वो 10 साल बाद वो दिन आएंगे। मैं 30 साल का हूँ, मैं मानता हूँ कि 70 साल की उम्र में भी जब कभी आवाज उठेगी तो एक बार जरूर आवाज उठेगी। कोई ना कोई ऐसा आदमी उठाएगा और हम में से, आप में से कोई एक हो सकता है। मैं आपसे इसका उल्टा कह रहे हैं कि यदि ये सब चीजें बड़ी आसानी से हो जाएं और ये महाचमत्कार मात्र 9 दिन में हो जाए, और इस चमत्कार के लिए आपको ना कोई जुलूस निकालना पड़े, ना धरना देना पड़े, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़े, ना किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़े, ना जंतर मंतर पे धरना देना पड़े, और ये महाचमत्कार मात्र 9 दिन में संभव है, तो क्या हम सब लोग थोड़े से स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि हमें अच्छे भारत अपने आप को और अपने बच्चों को देना है? क्या ये हम छोटा स्वार्थ अपने लिए पाल सकते हैं? अब मैं इस शब्द पर कुछ कहने योग्य नहीं, क्योंकि मुझे अभी इस पर गहन मुद्दा चर्चा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मैं कहूँगा कि ऐसा चमत्कार हो नहीं सकता, इस पर मैं बिलीव नहीं करता सर। ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। देखिए, मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ। इसमें हमको अपने लोगों को जोड़ना है जी और 21 लक्ष्य और 4 मौलिक अधिकार के साथ भारत सरकार के जेब से बिना 5 पैसे खर्च किए हम अपने देशवासियों को ऐसा कानून दे पाएंगे जिसकी आत्मा बदली होगी, जिसमें संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो चुका होगा। उसे अपनी रिपोर्ट करने थाने या सिविल ऑफेंस को रिपोर्ट करने के लिए न्यायालय में नहीं भटकना होगा। उसे न्यायालय में फीस नहीं देना होगी, थाने में घूस नहीं देना होगी, और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होते हुए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होंगे। अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे न्याय मिल जाएगा, और इसमें जजेज की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की किसी की भी संख्या बाधित नहीं करेगी, बाधा पैदा नहीं करेगी, और इन सबको हजारों में रेवेन्यू भी बांटा जाएगा, और जितना रेवेन्यू बांटेंगे, जितनी धन की वर्षा करेंगे, उसको जोड़कर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर अपराधी से वसूल किया जाएगा। जज महोदय सिर्फ जो है एक कंपोनेंट पर जो है अपना निर्णय देंगे कि उसे सजा क्या मिल रही है, और प्रत्येक धारा की सजा अलग अलग होगी। जज महोदय को इस बात का हक नहीं होगा कि वो उस सजा को कॉन्करेंट चला दें, राइट? बिल्कुल सर। और इसमें 2 तरीके की अपील होगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जहां जजमेंट में कुछ त्रुटि दिख रही है, और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज, जहां जज जानबूझकर पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए गलत निर्णय देता है, तो ऐसी अपील अगेंस्ट द जज होगी। और इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को भी खड़ा होना होगा
और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें आर्थिक हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा जुडिशरी के भी अकाउंटेबिलिटी होगी। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है क्योंकि जी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जी तो जी वहाँ जी। के लोग अपनी पीड़ा मुझसे शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा सर, शायद बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी होता होगा, जी जी लेकिन जी। ये पीड़ा ज्यादा इनफॉर्मली हमारे पास पहुंचती है, जहाँ ये सुनने में आता है कि पैसे लेके गलत निर्णय जो है परोसे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश दूध का धुला हुआ है या ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे कानों में शायद कम पहुंच पाता है। नहीं सर, मैं इस बात का खंडन करता हूँ हाँ कि यूपी से बेटर मुझे मध्य प्रदेश लगा। हाँ हाँ। क्योंकि सर मैं भी चंदला मध्य प्रदेश के आसपास जिले का, आपके मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। जी 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 और मैं यूपी में यहाँ अपने ननिहाल में रहता हूँ। जी जी। तो मैं ज्यादा तो नहीं वहाँ रुका, हम्म। क्योंकि मैं पैदा होते ही मुझको मम्मी अपने यहाँ ले आई थी, अपने माँ बाप के यहाँ। हम्म। लेकिन जब मैं अपना होश संभाला, या मैं जब जानने लगा कि मैं माँ बाप यहाँ जाना चाहिए, मेरी पैतृक संपत्ति है ये है, तब मैंने वहाँ पर जाना। वहाँ वहाँ का आदमी सर झूठ नहीं बोलता। अब सब बीमारी सब जगह है, थोड़ा सा ठीक है, डिग्री का एक फर्क, पहले डिग्री का फर्क नहीं हो सर, सकता है। थोड़ा सर वहाँ आदमी झूठ नहीं बोलता। ये सब चीज 420 का जैसे केस होता है, हाँ हाँ। उसमें वो कह देता नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं अपने काम में मस्त हूँ, भले मुझको कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक बात है, वो थोड़ा सा या फिर सीधा साधा है। हाँ, और वो या तो फिर या या आप वो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या तो आपके साथ वो गद्दारी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से आपकी बात में कुछ सत्यता है। ठीक है, मैं जाके देख चुका हूँ। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, कम दाम पर, कम चीजों पर वो अपनी जीवन की जो कार्य शैली होती है, कार्य प्रगति होती है, उन पर वो अपना व्यतीत करना पसंद करता है, लालच नहीं ज्यादा करता। ये मुझे अच्छी चीजें वहाँ की लगी। बाकी तो हर जगह एक समान है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो मध्य प्रदेश की मुझे अच्छी लगी। या आप कह दे कि आप अपने क्षेत्र की बड़ाई कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। अच्छा ये बताइए, क्या आप जो है रोजगार का मौलिक अधिकार चाहते हैं जिसमें हर भारतीय को रोजगार मिलेगा, और चाहे उसके पास हुनर या शिक्षा ना हो, उसे हुनर भी दी जाएगी, शिक्षा भी दी जाएगी, टूल्स भी दिए जाएंगे, उन टूल्स पर अभ्यास भी कराया जाएगा, और उन्हें टीम में गठित करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजा जाएगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा, किसी से भीख नहीं मांगना होगी, और जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण वो करेगा वह उतनी ही जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। सर मैं लिहाजा एक बात भारत आपसे के कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, लिहाजा भारत के लोगों को, अपने लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार पर कोई खर्च नहीं आएगा, और भारत सरकार के पास 3 मॉडल के माध्यम से कम 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और भारत सरकार 5 साल में अपने देशवासियों को टैक्स से मुक्त कर पाए। सर हर राम हर राज्य कब आएगा? एक मिनट, हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। ये डेबिट अकाउंट बहुत लाभ की चीज होगी, क्योंकि इससे 4 फंडामेंटल राइट फ्लो करेंगे, और हर भारतीय, उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जब उसके खीसे में पैसा नहीं होगा तो उसके डेबिट अकाउंट से ऑटो जो है शॉप के जरिए वो पैसा अपने आप मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली पट जाएगा, आपको तनाव नहीं आएगा। और इसी सिस्टम का यूज करते हुए आपको जो है, आपके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, आपको अपने हिस्से का अन्न, अपने हिस्से का दूध, अपने हिस्से का फल, अपने हिस्से का शहद, अपने हिस्से की औषधियां
और वो भी जीवन वर्धक औषधियां जो आपको स्वस्थ रखेंगी, चिरायु रखेंगी, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। और आपके पास यदि पैसा नहीं है तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपको ट्रेंड करेगा और आप में ऐसी सामर्थ्य पैदा करेगा कि भारत का सबसे गरीब परिवार 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की आय और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति रख पाएगा। और जब उसकी ये शक्ति हो जाएगी तब आसान किस्तों में जो डेबिट पे चीजें चार्ज की जा रही हैं वो कट जाएंगी। लिहाजा हर भारतीय समृद्ध हो सकेगा। और यदि ऐसा संभव है तो हिमांशु शुक्ला जी, जी हम सर। सबको जो है, जो एक आसान उपाय हम बता रहे हैं, उसे ईमानदारी से सकल संकल्प और शपथ के साथ क्यों नहीं करना चाहिए? हमें इस की चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए, चैनल्स पे चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए और इनकी बारीकियों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना होना चाहिए कि 21 लक्ष्यों के साथ और 4 फंडामेंटल के राइट के साथ हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए। और ये आवाज जो है मैथिली शरण गुप्त नहीं उठाएंगे, हिमांशु शुक्ला नहीं उठाएंगे, बल्कि 9 दिन के संकल्प और शपथ के तहत जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, अपने बिल्कुल। छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो 241 सीट पाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है अपने आप को मजबूत भी महसूस कर पाएंगे और संभवतः सहमत भी होंगे। और यदि वो सहमत नहीं होते हैं तो 543 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उनके पास जो है सांसद का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग हैं वो संकल्प और शपथ के साथ ईवीएम मशीन में बटन दबाकर बिना खर्च के जो है उसे सांसद बना देंगे। और वो पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं उसे हम स्वयं जो है मूर्ति रूप दे सकेंगे। तो हिमांशु शुक्ला जी, जी क्या आप अपने चैनल के, अपने पत्र के माध्यम से इस विचार पर पब्लिक में जो है डिबेट क्या कायम कर पाएंगे? क्या यदि मैथिली शरण गुप्त कोई कागजी किताबी बातें कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त की आलोचना होना चाहिए, और यदि देखिए मैथिली सर। शरण गुप्त कोई ठोस बात कर रहे हैं तो भारतीयों को उनके हक से वंचित रखना बहुत ही उचित नहीं। अनुचित बात है। मेरा बिल्कुल। एक ये भी मानना है कि अब हमारा पार्टी तंत्र इतना दूषित हो चुका है कि वो उसने हमें अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। वह अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं और अपराधी लोग दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मूर्ख बनाकर जीतते हैं बिल्कुल, जो ये बात अपराध। तो बहुत अच्छी है। और हम जो है हमारे बोर्ड से चुने जाने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के मजबूर से प्राणी हैं जो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। इस स्थिति के कारण उन्होंने जो जाति और धर्म में बांटकर वोट की पॉलिटिक्स का खेल खेला है, इस कारण से अब पार्टी तंत्र अच्छे भारत को देने की क्षमता खो चुका है, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा है, कि कांग्रेस है, कि सपा है, कि बसपा है। सभी जी। राजनीतिक पार्टियों ने आपको अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इन पार्टियों को विवश करें और जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है उसको विवश करें, मजबूत करें, मजबूर करें, सहमत करें। और वो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अगले अवसर पर हम 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें जो है सांसद का टिकट उनके पास चलकर पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर संकल्प लेकर, शपथ लेकर, बिना किसी खर्च के उसे विजयी बनाकर इस व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। तो क्या हम लोग अपने स्वार्थ के लिए
अपने लिए और अपने बच्चों को ऐसा महापरिवर्तित भारत देने के लिए क्या थोड़ा सा स्वार्थ जगा नहीं सकते हैं? क्या उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए संकल्प या शपथ नहीं ले सकते हैं? इस बारे में हिमांशु शुक्ला जी आपकी क्या धारणा है? देखिए, मैं फर्स्ट बात से आपसे पहुंचूं। हम्म। जो आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि हमको कोई भी पार्टी का आदमी हो, हम्म। हमें सबको वो धारणा रख के काम करना चाहिए। हम्म। तो उसमें एक उज्जवल जगाने वाला कोई आदमी चाहिए। और मुझे जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं सर, आपसे अच्छा मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए हिंदी खबर ग्रुप में आपको जोड़ दिया है जी और जब भी आज हो जाए आपके पास टाइम हो जी। तो उसमें एक लेख जरूर डालिएगा। ओके ठीक है? ओके। और मैं उस पर डाल के मैं करूँगा। कुछ लोग आ गए, मैं सर आपसे बाद में बात करता हूँ। राइट। तो चूंकि ये संवाद रिकॉर्ड हो रहा है, तो सर, क्या आम लोग को आप कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सर सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि सभी लोग जागरूक हों, किसी अनहित को सजा न मिले, लोग एक दूसरे की बातें माने, वाद विवाद मत करें। और साथ में मैं समझता हूं कि जो विकसित भारत की सरकार ने बात की है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। स्वयं का रोजगार पैदा करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से स्वयं सेवा करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ होती है। हम कब तक सरकारी नौकरियां और गुलाम पर इस तरीके से जिएंगे, उसके लेकर मेरा यही मानना है। और लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग स्वरोजगार स्वपरक बने और अपने बच्चों का भरण पोषण करें, वाद विवाद से बचें, जिसके लिए यही मनोकामना करता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा स्वरोजगार से हटके थोड़ा सा सोचना है कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए यदि हमारी सामूहिक मैं एनर्जी। आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा सर, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। जी काफी लोग आ गए हैं, जिलाध्यक्ष वगैरह, तो मैं थोड़ा सा बाद में बात आप करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।